अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वीडियो जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो वो सिर्फ एक डेटा सेंटर की वजह से पॉसिबल है, तो ये कोई अंडरस्टेटमेंट नहीं होगा। सच बात तो ये है कि व्हाट्सएप पे आप जो भी मैसेज भेजते हो, इंस्टाग्राम पे जो भी फोटो या रील अपलोड करते हो, यूपीआई से जो पेमेंट करते हो या फिर गूगल पे जो भी सर्च करते हो, ये सारी चीज़ें हवा में कहीं गायब नहीं हो जाती है। ये सब एग्जिस्ट करती है रियल दुनिया में, कंक्रीट और स्टील से बनी हुई रियल बिल्डिंग्स के अंदर। ऐसी बिल्डिंग्स जिनके अंदर आपका हर छोटा बड़ा डेटा सिक्योरली स्टोर किया जाता है। हर एक मैसेज, हर फोटो और हर एक ट्रांजैक्शन, इन्हीं बिल्डिंग्स को डेटा सेंटर्स बोला जाता है। और 2026 में डेटा सेंटर्स हमारी इंडियन इकोनॉमी और हमारे स्टॉक मार्केट के लिए एक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर थीम बनने वाला है। एंड हमें एज इन्वेस्टर्स इस पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर ये एक ऐसा सेक्टर बन सकता है जहां हमें मैसिव वेल्थ क्रिएट होती हुई दिखे। इसलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम डेटा सेंटर्स इस इंपॉर्टेंट थीम को दो सिंपल पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम बेसिक से शुरू करेंगे, डेटा सेंटर एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे ऑपरेट करता है और अलग अलग टाइप के डेटा सेंटर्स क्या होते हैं। साथ ही में हम ये भी समझेंगे कि डेटा सेंटर कंपनीज एग्जैक्टली पैसे कैसे कमाती है। सेकेंड पार्ट में हम 4 इंटरेस्टिंग इंडियन कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो इस स्पेस में ऑपरेट करती है और जिन्हें आप अपनी वॉच लिस्ट में डेफिनेटली रख सकते हो, क्योंकि ये वही कंपनीज है जो आने वाले समय में डेटा सेंटर की वेव को कैरी करने वाली है। साथ ही में दोस्तों इस साल के यूनियन बजट में डेटा सेंटर से रिलेटेड कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स की गई है, जिसके तुरंत बाद हमने डेटा सेंटर स्टॉक्स में एक शार्प रैली देखी। तो वीडियो के एंड में हम इन्हीं बजट अनाउंसमेंट्स को ब्रीफली कवर करेंगे। ये वीडियो पूरी तरह से बिगिनर फ्रेंडली होगा, तो चाहे आप डेटा सेंटर्स के बारे में पहली बार सुन रहे हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम हर कॉन्सेप्ट को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू, बिना हैवी टेक्निकल टर्म्स को यूज़ किए हुए। पर ध्यान रहे कि ये वीडियो कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको हमेशा खुद की रिसर्च करनी चाहिए या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के ही कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। और अगर आप हमसे स्टॉक रिकमेंडेशंस चाहते हो तो नीचे दिए मोबाइल नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टॉइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपके लिए फाइनेंस और इन्वेस्टिंग को आसान बनाते हैं। दोस्तों डेटा सेंटर एक फिजिकल बिल्डिंग होती है जहाँ से पूरा इंटरनेट एक्चुअल में रन होता है। इस बिल्डिंग के अंदर सर्वर्स के बड़े बड़े रैक्स होते हैं जो कुछ ऐसे दिखते हैं। इन्हीं सर्वर्स पर आपके डेटा को स्टोर किया जाता है, उसे प्रोसेस किया जाता है, इंटरनेट पर जो भी ट्रैफिक होता है उसे मैनेज किया जाता है, और साथ ही में हम अपनी डेली लाइफ में जो हज़ारों एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सभी को सपोर्ट करने का काम भी ये डेटा सेंटर्स करता है। लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ सर्वर्स तक लिमिटेड नहीं होती है दोस्तों। डेटा सेंटर काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, इसलिए यहाँ पे हैवी पावर सिस्टम्स का होना ज़रूरी होता है। साथ ही में यहाँ पे मल्टीपल बैकअप जनरेटर्स होते हैं ताकि सिस्टम 24/7 चलता रहे बिना किसी रुकावट के। क्योंकि आप खुद सोचो, आज अगर आपके घर पे इंटरनेट 1 घंटे के लिए भी डाउन होता है तो कितनी सारी चीज़ें अफेक्ट होती है। इसके अलावा क्योंकि ये सिस्टम्स काफ़ी ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करता है, डेटा सेंटर्स में एडवांस कूलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं और साथ ही में हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्शंस भी होता है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी चीज़ फेल हो जाती है तो पूरा डेटा सेंटर स्टैंड स्टिल पे आ सकता है, और उसका इम्पैक्ट सिर्फ एक कंपनी पे नहीं बल्कि हज़ारों ऐप्स और मिलियंस ऑफ यूजर्स पर पड़ सकता है। इसलिए डेटा सेंटर्स कभी ऑफ नहीं होता है। तो आई होप आपको डेटा सेंटर्स और इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया मिल गया है। नेक्स्ट हम ये जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेंटर्स क्या होते हैं, क्योंकि सभी डेटा सेंटर्स का सिर्फ एक ही पर्पस नहीं होता है। डेटा सेंटर्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं जो डिफरेंट यूज़ केसेस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स की। ये सबसे बड़ी कैटेगरी होती है। ये मैसिव फैसिलिटीज़ होती है जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजॉन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट अजोर और गूगल क्लाउड को सर्व करती है। इनमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कैपिटल इन्वेस्ट होता है और ये काफ़ी पावर हैवी होते हैं। इन डेटा सेंटर्स का कोर पर्पस ये होता है कि दूसरे एंटरप्राइजेस को स्केल और ग्रोथ अचीव करने में हेल्प करना। उसके बाद आते हैं कोलोकेशन डेटा सेंटर्स, जो इंडियन मार्केट में काफ़ी कॉमन है। यहाँ ऑपरेटर पूरी फैसिलिटी को बिल्ड करता है और उसको मेंटेन करता है, और कस्टमर उसमें स्पेस को रेंट करता है और फिर वहाँ अपने खुद के सर्वर्स इंस्टॉल करता है। इनमें यूजुअली लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिससे रेवेन्यू विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है। फिर नेक्स्ट है एज डेटा सेंटर्स का सेगमेंट। ये कंपैरेटिवली छोटे होते हैं और एंड यूजर्स के बिल्कुल पास लोकेटेड होते हैं। इनका सिंपल काम होता है लैग को रिड्यूस करना ताकि वीडियो स्मूथली चल सके, गेमिंग रियल टाइम में फील हो और ऐप्स इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करें। ये सेगमेंट अभी अर्ली स्टेजेस में है, लेकिन जैसे जैसे स्ट्रीमिंग, गेमिंग और रियल टाइम एप्लीकेशंस ग्रो करेंगी वैसे वैसे एज डेटा सेंटर्स उनकी डिमांड स्टेडीली ग्रो करने वाली है। और लास्ट में आते हैं कैप्टिव या एंटरप्राइज डेटा सेंटर्स, जो बड़ी कंपनीज अपने खुद के इंटरनल यूज़ के लिए बनाती है। इनका मेन गोल होता है अपने डेटा, सिस्टम्स और क्रिटिकल ऑपरेशंस को पूरी तरह से अपने कंट्रोल के अंदर रखना।
अब सवाल ये आता है कि ये जो भी डेटा सेंटर्स होते हैं वो आखिर पैसे कैसे कमाते हैं। तो काफ़ी लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि डेटा सेंटर का बिजनेस मतलब डेटा को बेचना होता है। डेटा सेंटर का एक्चुअल में बिजनेस होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को लीज करने का। डेटा सेंटर को आप एक डिजिटल वेयरहाउस की तरह समझ सकते हो, जहाँ कंपनी स्पेस रेंट करती है, पावर के लिए पे करती है, कूलिंग के लिए पे करती है और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भी पे करती है। कुछ ऑपरेटर्स इसके साथ साथ सर्विस मैनेजमेंट भी ऑफर करते हैं, लेकिन कोर थीम हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर ही रहती है। और ये मॉडल इन्वेस्टर्स को इसलिए इतना अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि यहाँ पे कैश फ्लोज की स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी होती है और साथ ही में कस्टमर्स की स्टिकीनेस होती है। एक बार अगर किसी कंपनी ने अपने सर्वर्स को इंस्टॉल कर दिया तो उन्हें उठाकर कहीं और शिफ्ट करना सिर्फ महंगा ही नहीं होता है बल्कि काफ़ी रिस्की होता है, क्योंकि डाउन टाइम का रिस्क होता है, डेटा लॉस का खतरा होता है और ऑपरेशंस डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसलिए डेटा सेंटर्स में ऑक्यूपेंसी यूजुअली स्टेबल रहती है और कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म होता है। ये डील्स अक्सर सालों तक चलती है और इसी वजह से डेटा सेंटर्स को एक हाई ग्रोथ सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इनका ज़्यादा एक्यूरेट कंपैरिजन होगा टोल रोड्स या यूटिलिटीज जैसे बिजनेसेस के साथ, स्लो, बोरिंग बट डिपेंडेबल। अब आपके मन में सवाल आएगा कि डेटा सेंटर्स की डिमांड अचानक से इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, और इसका जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई वर्कलोड्स आज इतने हैवी हो चुके हैं कि बात यहाँ पे सिर्फ सिंपल एप्स या वेबसाइट्स तक लिमिटेड नहीं है। एआई मॉडल्स को दिन रात मैसिव कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है और ऊपर से क्लाउड अडॉप्शन फुल पेस पर चल रहा है। कंपनीज धीरे धीरे अपने खुद के सर्वर्स छोड़कर क्लाउड पर शिफ्ट हो रही है क्योंकि उन्हें स्केल भी चाहिए और स्पीड भी। इसी बीच जो डेटा हम लोग जनरेट करते हैं ऑन एन एवरीडे बेसिस वो भी एक्सप्लोड कर रहा है। जैसे आप यूपीआई से हर एक जो पेमेंट करते हो या इंस्टाग्राम पे कोई रील स्क्रॉल करते हो, यहाँ तक कि आपकी हर एक क्लिक से नया डेटा जनरेट होता है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से भी एक पुश आया है डेटा लोकलाइजेशन का। इसका मतलब आपका जो भी सेंसिटिव डेटा होता है जैसे पर्सनल डेटा, हेल्थ डेटा, फाइनेंशियल और पेमेंट डेटा, इन सबको इंडिया के अंदर ही स्टोर करना पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट ने कंपनीज को बोला है, जिससे उनके पास कोई चॉइस नहीं है। उन्हें इंडिया के अंदर ही डेटा सेंटर कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी जो इस डेटा सेंटर के बूम को सपोर्ट करेगा। अब बढ़ते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की ओर, जहां हम इंडिया में डेटा सेंटर से जुड़ी हुई 4 इंटरेस्टिंग कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको यह समझना होगा कि इंडिया अभी इस साइकिल के काफी अर्ली स्टेजेस में है। यहाँ पे ऐसी लिस्टेड कंपनीज बहुत ही कम है जिनका कोर बिजनेस सिर्फ डेटा सेंटर्स चलाना है। जो भी एक्सपोजर आज हमें मिल रहा है वो ज़्यादातर लैंड ओनर्स, कमर्शियल डेवलपर्स, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर एनेबलर्स के थ्रू है। पहली कंपनी जो इन्वेस्टर्स के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वो है अनंतराज। ये एक इंटरेस्टिंग अर्ली स्टेज प्रॉक्सी है ऑफ द डेटा सेंटर्स थीम इन इंडिया। अनंतराज दिल्ली एनसीआर बेस्ड एक रियल एस्टेट डेवलपर है जिसने पिछले कुछ सालों में अपनी लैंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा डेटा सेंटर डेवलपमेंट के लिए डेडिकेट किया है। इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पिवट दिखाया है फ्रॉम अ प्योर प्ले रियल एस्टेट कंपनी टू बिकमिंग अ सीरियस डेटा सेंटर एंड क्लाउड इंफ्रा प्लेयर। करेंटली इनकी 28 मेगावाट आईटी कैपेसिटी ऑपरेशनल है जो FY26 के एंड तक 63 मेगावाट तक स्केल हो जाएगी। और लॉन्ग टर्म रोड मैप देखें तो इस कंपनी का 300+ मेगावाट कैपेसिटी का विजन है, मोस्टली दिल्ली एनसीआर इस रीजन के आसपास। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास का जो भी रीजन है वो ऑलरेडी क्लाउड, BFSI और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए एक डिमांड हब बन चुका है। एंड अनंतराज के पास 320 एकर्स का डेट फ्री लैंड पार्सल है जो डेटा सेंटर के इकोनॉमिक्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। कॉल में मैनेजमेंट ने ये रिपीटेडली हाईलाइट किया है कि कोलोकेशन और क्लाउड इन दोनों सेगमेंट्स में डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। कोलोकेशन में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू कंपनी स्टेबल कैश फ्लो जनरेट कर पाएगी और क्लाउड के थ्रू कंपनी हायर मार्जिन क्लाउड सर्विसेज की तरफ मूव कर रही है। करंटली अनंतराज का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से लगभग 25% करेक्ट कर चुका है और 39 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, जो ना ज़्यादा चीप है और ना ही एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, कंसिडरिंग द फैक्ट कि लेटेस्ट क्वार्टर में इन्होंने अपने रेवेन्यूज को 20% और प्रॉफिट्स को 31% से ग्रो किया। बट इसमें आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि लास्ट के कुछ क्वार्टर्स में इनकी ग्रोथ में थोड़ा स्लो डाउन जरूर आया है। रिसेंटली इन्होंने QIP के थ्रू 1100 करोड़ रुपीज़ रेस किया है अपनी फ्यूचर ग्रोथ को फंड करने के लिए, जो एक पॉजिटिव स्टेप है। सिर्फ एक कॉज ऑफ कंसर्न जो मुझे इस कंपनी में दिखा वो ये कि लास्ट के 4-5 सालों में इस कंपनी के जो कैश फ्लोज है वो काफ़ी अनस्टेबल रहे हैं। इसके बाद हमारी लिस्ट में दूसरी इंटरेस्टिंग कंपनी है ब्लैकबॉक्स लिमिटेड। ये एक ग्लोबल डिजिटल इंफ्रा सर्विसेज कंपनी है, यानी सिंपल शब्दों में ब्लैकबॉक्स वो कंपनी है जो बड़ी कंपनीज और टेक जायंट्स के लिए इंटरनेट और डेटा सेंटर्स का बैकएंड तैयार करती है, जैसे नेटवर्किंग, कनेक्टिविटी, डेटा सेंटर्स को जोड़ना और क्लाउड सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना। ब्लैकबॉक्स का ज़्यादातर बिजनेस नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जैसे डेवलप मार्केट से आता है, जहाँ पे अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे हाइपर स्केलर्स और बड़े एंटरप्राइजेस तेजी से नए डेटा सेंटर्स को बिल्ड कर रहे हैं। और जब ये कंपनीज नए डेटा सेंटर्स बनाती है तो उन्हें सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं चाहिए होती है, बल्कि उन्हें पूरी डिजिटल वायरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जहाँ पे ब्लैक बॉक्स जैसे प्लेयर्स का काम स्टार्ट होता है। पहले तो ब्लैक बॉक्स को लोग सिर्फ एक नॉर्मल नेटवर्किंग कंपनी या IT सर्विसेज कंपनी के तौर पर देखते थे, मतलब जो ऑफिसेस और एंटरप्राइजेस के लिए नेटवर्क सेटअप करती है।
लेकिन पिछले 2 से 3 सालों में कंपनी ने क्लियरली अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है। अब इनका मेजर फोकस डेटा सेंटर्स, एआई ड्रिवन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और हाइपरस्केलर प्रोजेक्ट्स पर आ चुका है। मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में भी डायरेक्ट बोला है कि डेटा सेंटर्स अब ब्लैक बॉक्स के लिए फास्टेस्ट ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ में से एक है, खासकर यूएस मार्केट में। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है, ब्लैक बॉक्स डेटा सेंटर्स के लिए ज़मीन खरीदना या बिजली सप्लाई करने का काम नहीं करता है। इनका रोल होता है डेटा सेंटर को अंदर से रेडी करना, मतलब पूरी डिजिटल वायरिंग, नेटवर्किंग, क्लाउड कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी सिस्टम्स लगाना, ताकि डेटा सेंटर 24/7 स्मूथली रन हो सके। Q2 FY26 में ब्लैक बॉक्स की ऑर्डर बुक लगभग $555 मिलियन यानी करीबन 5,000 करोड़ रुपीस के अराउंड थी, और मैनेजमेंट का टारगेट है FY26 के अंदर $1 बिलियन के ऑर्डर बुक को अचीव करने का, जिसमें डेटा सेंटर्स और लार्ज डिजिटल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। एट दिस पॉइंट ब्लैक बॉक्स का शेयर 36 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, और इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 1.15 टाइम्स के अराउंड है, जो थोड़ा कंसर्निंग ज़रूर है डिस्पाइट द फैक्ट कि कंपनी के रिटर्न रेशियोज जैसे ROE और ROC काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम कंपनी के लास्ट 3 से 4 सालों के प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट्स देखते हैं तो यहाँ आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ को नोटिस करोगे। लास्ट के 3 साल में कंपनी के रेवेन्यूज सिर्फ 4% से ग्रो हुए हैं, लेकिन प्रॉफिट्स में 52% CAGR की ग्रोथ आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट ने लो मार्जिन बिजनेस से कॉन्शियसली एग्जिट किया है और हायर मार्जिन सर्विसेज पे फोकस किया है। इसका शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट हमें टॉप लाइन पे ज़रूर दिखा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस क्वालिटी ये दोनों ही इंप्रूव हुई है। इसलिए इस स्टॉक को आप अपनी वॉचलिस्ट में जरूर रख सकते हो, बस डेट लेवल्स को आपको क्लोजली मॉनिटर करना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपनी की ओर, जो रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इस कंपनी का IPO 2023 में आया था 500 रुपीज़ के प्राइस बैंड पे, और आज सिर्फ 2.5 साल बाद ये शेयर 3000 रुपीज़ के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई होप आप ऑलरेडी गेस कर चुके हैं, कंपनी का नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये एक इंडियन हाई एंड कंप्यूटिंग सोल्यूशंस कंपनी है जो डेटा सेंटर्स, AI और क्लाउड इंफ्रा के लिए एडवांस सर्वर्स, सिस्टम्स और कंप्लीट कंप्यूट सॉल्यूशंस को डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करती है। अगर डेटा सेंटर को हम एक ह्यूमन बॉडी की तरह समझते हैं तो सिंपल शब्दों में नेटवेब वो कंपनी है जो डेटा सेंटर के ब्रेन्स और मसल्स को बनाती है, यानी सर्वर्स, ग्राफिक्स के लिए GPU सिस्टम्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग मशीन्स। लास्ट के कुछ सालों में इस कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग शिफ्ट दिखाया है टुवर्ड्स डेटा सेंटर्स, प्राइवेट क्लाउड और AI इंफ्रा। मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्लियरली हाईलाइट किया है कि इंडिया में जो डेटा सेंटर का बूम चल रहा है उसमें नेटवेब ही कंपनी एक की एनेबलर का काम करेगी। नेटवेब का रोल यहाँ पे लैंड या बिल्डिंग से जुड़ा नहीं है। इनका काम बेसिकली ये होता है कि डेटा सेंटर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगने वाली होती है, जो भी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स होते हैं, जैसे डेटा सेंटर सर्वर्स, प्राइवेट क्लाउड इंफ्रा, हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज और GPU बेस्ड AI सिस्टम्स, ये कंपनी इंडिया की उन गिनी चुनी हुई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से है जिनकी NVIDIA के साथ डायरेक्ट OEM पार्टनरशिप है, जिसके थ्रू ये लेटेस्ट AI GPU बेस्ड सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर करती है। और कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफ़ी स्ट्रांग रही है। जैसे Q3 FY26 में नेटवेब ने रिकॉर्ड परफॉर्मेंस डिलीवर की थी। रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स दोनों 140% से ईयर ऑन ईयर जंप हुए थे। AI सिस्टम्स का कंट्रीब्यूशन अब टोटल रेवेन्यूज के 60% के आसपास आ चुका है, जो क्लियरली दिखाता है कि डेटा सेंटर्स और AI इंफ्रा की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। कंपनी की ऑर्डर बुक और पाइपलाइन भी काफ़ी स्ट्रांग है, जिसमें बड़े प्राइवेट ऑर्डर्स और गवर्नमेंट लेड AI मिशन का रोल काफ़ी बड़ा है। स्टॉक प्राइस और वैल्यूएशन की बात करें तो अपने पीक से लगभग 30% क्रैश करने के बाद आज भी ये कंपनी 101 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे ट्रेड कर रही है, जो ऊपर से देखने पर काफ़ी एक्सपेंसिव लगता है। ये हाई PE रेशियो हमें बताता है कि अगले कई सालों की जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी इस स्टॉक में प्राइस इन हो चुकी है। तो आगे चलकर अगर कंपनी की ग्रोथ में स्लो डाउन आता है तब ये स्टॉक हमें डाउन ट्रेंड में या कंसोलिडेट होते हुए दिख सकता है। यहाँ से PE रेशियो के एक्सपांड होने का स्कोप काफ़ी लिमिटेड है, तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो थोड़े और करेक्शन का वेट आप ज़रूर कर सकते हो। ये एक लॉजिकल डिसीजन होगा। बढ़ते हैं आज की हमारी लास्ट कंपनी की ओर, जिसका नाम है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये एक इंडियन IT इंफ्रा और डिजिटल सर्विसेज कंपनी है जो बड़े बिजनेसेस, BFSI प्लेयर्स और गवर्नमेंट क्लाइंट्स के लिए डेटा सेंटर इंफ्रा, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और मैनेज सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। यानी ओरिएंट वो कंपनी है जो डेटा सेंटर्स को अंदर से चलाने और मैनेज करने का काम करती है। अब हिस्टोरिकली ओरिएंट टेक्नोलॉजीज का बिजनेस IT इंफ्रा और सिस्टम इंटीग्रेशन के अराउंड रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने भी एक क्लियर शिफ्ट दिखाया है, क्योंकि दोस्तों जो हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे कंपनी के जो रेवेन्यूज़ होते हैं वो वन टाइम होता है। कंपनी ने एक बार क्लाइंट के लिए हार्डवेयर को सेटअप कर दिया तो वहाँ से रेवेन्यू सिर्फ एक बार मिलता है। इसलिए कंपनी अभी मैनेज सर्विसेज की तरफ फोकस कर रही है, क्लाउड और डेटा सेंटर पर, जहाँ से इन्हें हर साल स्टेडी कैश फ्लो मिलता रहे। मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में भी ये क्लियरली बोला है कि डेटा सेंटर्स उनके लिए एक इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर है, चाहे वो BFSI क्लाइंट्स हो, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हो या लार्ज एंटरप्राइजेस हो। ओरिएंट का रोल यहाँ पे लैंड खरीदने का या डेटा सेंटर बिल्डिंग्स को बनाने का नहीं है।
इनका काम होता है डेटा सेंटर्स के लिए पूरा आईटी जो बैकबोन रिक्वायर्ड होता है उसको सेटअप करने का और 24/7 उसको मैनेज करना, जैसे नेटवर्किंग, स्टोरेज, बैकअप, साइबर सिक्योरिटी, मॉनिटरिंग और रिमोट इंफ्रा मैनेजमेंट। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज इस कंपनी को रिसेंट में कुछ नए ऑर्डर्स भी मिले हैं, जैसे Q2 FY26 में न्यू इंडिया एश्योरेंस जो एक PSU कंपनी है उसने ओरिएंट को 30+ करोड़ का मल्टी ईयर मैनेज सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट दिया है। साथ ही में कंपनी ने नवी मुंबई में अपने न्यू ऑपरेशन सेंटर को भी रेडी कर लिया है, जिससे 24/7 मॉनिटरिंग और मैनेज सर्विसेज इन दोनों को स्केल किया जा सके। करंटली ओरिएंट टेक्नोलॉजीज का स्टॉक 32 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स रेशो पे ट्रेड कर रहा है। ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है जिसने लास्ट के 3 सालों में अपने रेवेन्यूज को 22% और प्रॉफिट्स को 14% CAGR से ग्रो किया है, जो काफ़ी हेल्दी ग्रोथ है। बट इसे अगर हम दूसरे प्लेयर्स से कंपेयर करते हैं तो ये ग्रोथ ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। प्रोमोटर्स के पास भी अच्छा खासा स्टेक है 73% के अराउंड, बट क्योंकि इस कंपनी का साइज़ अभी काफ़ी छोटा है 1600 करोड़ रुपीज़ के अराउंड, तो इसमें FIS और DIS की होल्डिंग नेग्लिजिबल है। तो ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ के बिजनेस के बारे में आई होप आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल चुका है। टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से इस वीडियो में हम हर एक कंपनी को डिटेल में कवर नहीं कर पाए। अगर आप किसी भी कंपनी को लेकर एक डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हो तो उससे नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इन कंपनीज़ के अलावा दोस्तों काफ़ी सारी प्रॉक्सी थीम्स है जो डेटा सेंटर से जुड़ी हुई है, जैसे क्योंकि डेटा सेंटर्स को काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है तो EPC कंपनीज जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को सेटअप करती है इन डेटा सेंटर्स के अराउंड, उन पे आप ध्यान दे सकते हो, जैसे KPI ग्रीन, टेक्नो इलेक्ट्रिक। इन दोनों कंपनीज को हम डिटेल में एक पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही में दोस्तों डेटा सेंटर्स क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करते हैं तो कूलिंग इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनीज जैसे वोल्टार, ब्लू स्टार और KRN हीट एक्सचेंजर्स, इनको भी आप स्टडी कर सकते हो। फिर वेस्ट वाटर को ट्रीट करने वाली कंपनीज जैसे एनवायरो इंफ्रा और वाटेक वाबाक, इनको भी आप ध्यान से स्टडी कर सकते हो। अब लास्ट में हम उन मेजर अनाउंसमेंट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं जो इस साल के यूनियन बजट में डेटा सेंटर्स को लेकर ली गई है। सबसे पहले तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने डेटा सेंटर्स और क्लाउड इंफ्रा को एक स्ट्रैटेजिक नेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में हाईलाइट किया, जिससे गवर्नमेंट लेवल पर भी ये क्लियर हो जाता है कि आने वाले टाइम में डेटा सेंटर्स इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का एक कोर पिलर रहने वाला है। इसके बाद जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट आई वो थी लॉन्ग टर्म टैक्स हॉलीडे की, जो सीधा 2047 तक एक्सटेंड की गई है। सिंपल शब्दों में समझे तो जो फॉरेन क्लाउड कंपनीज और ग्लोबल टेक प्लेयर्स जैसे अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जो भी इंडिया के डेटा सेंटर को यूज़ करके दुनिया भर को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उनकी इंडिया में जनरेट होने वाली इनकम पर काफ़ी लंबे टाइम तक एक टैक्स रिलीफ उनको मिलेगा। अब ये मूव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ग्लोबल प्लेयर्स को लॉन्ग टर्म सर्टेनिटी मिल जाती है ताकि वो यहाँ के प्रोजेक्ट्स में हेविली इन्वेस्ट कर सके। तो दोस्तों आई होप आपको डेटा सेंटर्स के ऊपर हमारा ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। KPI ग्रीन और टेक्नो इलेक्ट्रिक के ऊपर हमारा वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करना। मिलता है अगले वीडियो में।